Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's start without wasting our time. First question for today is about BrahMos missile. So कुछ चीज़ें जो मुझे आपको सबसे पहले बतानी है दैट इज ब्रह्मोस मिसाइल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए इट इज़ अ क्रूज मिसाइल है ना। इसकी रेंज मोर देन 290 किलोमीटर की है ना। इसकी स्पीड इट हैज़ अ स्पीड ऑफ मैच 2.8। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ मैच स्पीड क्या होती है, बट आप बस अभी समझिए इस चीज़ को। ब्रह्मोस मिसाइल वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया, और इसीलिए इसका नाम क्या है ब्रह्मोस मिसाइल है। देखिए यहाँ पे जो ये BRAH मतलब फर्स्ट नेम और ये दो, यहाँ पे ये आपका आता है ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये आपका आता है मॉस्कोवा रिवर ऑफ रशिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ब्रह्मोस, जिसमें आपका ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस्कोवा रिवर के नाम पे ये मिसाइल। इसकी रेंज आपको पता है, क्रूज मिसाइल है, इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है ना। और इसका आपका स्पीड जो है मैच 2.8। अब स्पीड समझिए क्या होता है। देखो इंडिया में ऑब्वियस सी बात है DRDO, और रशिया में आपका NPO मार्शिनो स्ट्रोयना एक मतलब अगर मैं बात करूं इन्होंने मिलके किया है इसको जॉइंटली डेवलप्ड। बट आपको इतना डिटेल में ना भी पता हो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए ना। एंड मैच स्पीड क्या होती है वो समझिए। तो मैच स्पीड सिंपली देखिए इट सिंपली इज समथिंग इन रेफरेंस टू द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब कि इट इज अ मेजर ऑफ कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड के रेफरेंस में कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है इन द सेम मीडियम, है ना। मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है मूवमेंट की उसको हम कंपेयर करते हैं विद द स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो ये एक तरह का रेशो होगा। क्या होगा? एक रेशो होगा दैट इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम, है ना। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उसी मीडियम में साउंड ट्रैवल करे तो वो जो है ना इन सेम मीडियम रेशो लेते हैं। तो रेशो लेंगे तो सबसे पहले अगर मैं आपको बेसिक साइंस आपको पता हो तो दिस क्वांटिटी विल बी डिमेंशनलेस, है ना। बिकॉज ये आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि मैच स्पीड इज अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी, बिकॉज ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है। तो बेसिक फिजिक्स आपका इसका कोई डिमेंशन नहीं होगा। स्पीड का डिमेंशन होता है, जैसे मैं अगर बात करूँ LT-1 अपॉन LT-1, है ना। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या होता है क्यों होता है, ये सारी फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स। आई होप आपको पता होगी। इवन इफ यू आर फ्रॉम लाइक आर्ट्स बैकग्राउंड, आप इतना समझिए कि ऊपर भी अगर स्पीड है और नीचे से स्पीड है तो डिमेंशन कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ मैच स्पीड, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ये होता है मैच नंबर या मैच स्पीड, ठीक है। इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उसी मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होगी, वो रेशियो है ना। अब मुझे ये बताइए रेशियो है। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड, ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड पे ही ट्रैवल कर रहा है उस मीडियम में, मतलब कि ये दोनों इक्वल हो गए तो 1 आ जाएगा मैच नंबर। तो मतलब क्या होता है कि मैच 1 अगर मैं बात करूं 1 पॉइंट हो या 1, दैट इज मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर रहा है, इसलिए उसको ट्रांसोनिक बोलते हैं। ट्रांसोनिक स्पीड पे वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अगर मैच 1.0 से कम हो मतलब कि क्या होगा, मैच 1.0 से कम है मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कम है स्पीड ऑफ साउंड से। रेशियो कब छोटी आएगी 1 से छोटी, जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर छोटा मतलब कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ऐसे सोचिए ना, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, इट इज लेस देन 1, इट इज मैच रेशियो। तो आप क्या कर दो, इसको यहां ले जाओ तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, है ना। अब इसमें ज़्यादा मैथ्स लगाने की नीड नहीं है, बिकॉज सिंपली ये प्लस वैल्यूज हैं तो डायरेक्ट आप इधर उधर ले जा सकते हैं इनइक्वालिटी में भी, है ना। तो ये आ गया। अगर मान लो ये मैच रेशियो जो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, है ना, मैच 1.0 से बड़ी स्पीड हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी देन साउंड इन द सेम मीडियम, ठीक है। तो मैच 1.0 से ऊपर भी हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, आपने बचपन से पढ़ा होता है अगर स्पीड ऑफ साउंड से कम ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो कौन सी स्पीड हुई हो, सबसोनिक। और ये कौन सी हुई, सुपरसोनिक। क्या ये समझ आता है, मैच 1.0 से ऊपर। और एक और होता है मैच 5.0 से ऊपर, कि स्पीड ऑफ साउंड के 5 टाइम्स से भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक, है ना। तो हमारा जो ये है ब्रह्मोस मिसाइल मैच 2.8 मतलब कि
अप्रोक्सीमेटली इसकी जो स्पीड है इस मिसाइल की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.8 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम। समझ आता है? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बिल्कुल सही है ना, सुपरसोनिक है ना, मतलब 2.8 है ना, मैच 1.0 से बड़ी स्पीड है, मैच नंबर है। जॉइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इंडिया, रशियाज एनपीओ। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इट इज कैपेबल ऑफ अचीविंग हाइपरसोनिक स्पीड, बिल्कुल गलत, इसकी स्पीड ये है, हाइपरसोनिक के लिए चाहिए होती है 5.0 से ऊपर। द नेम कम्स फ्रॉम टू रिवर्स इन इंडिया एंड रशिया, बिल्कुल सही है ना। तो थर्ड सही है, बिकॉज इंडिया का ब्रह्मपुत्र और रशिया का आपका मॉस्कोवा रिवर है ना। इट्स रेंज इज करंटली कैप्ड एट, नहीं मैंने अब क्या बोला, 290 किलोमीटर से ऊपर की रेंज भी ये अचीव करती है। कैप्ड क्या होता है, मतलब कि पहले कैप था, कैप मतलब कि लिमिट लगाई गई थी, तो 290 किलोमीटर की लाइक लिमिट लगाई गई थी किसने, एमटीसीआर। एमटीसीआर क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन, आपको पता होगा है ना, काफी सारे नेशंस के बीच में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो इट्स रेंज इज करेंटली कैप्ड। अब नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन 2016 में हटा दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ना। सो कौन से ऑप्शन सही है आपका, सिर्फ 1 एंड 3 ओनली। तो ब्रह्मोस है सुपरसोनिक, मार्च 2.8 है ना, नॉट हाइपरसोनिक, 5.2 से ऊपर नहीं है। एमटीसीआर कैप रिमूव्ड है ना, एंड रेंज ऑलरेडी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 290 है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इतना डिटेल में ना भी बताओ तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैच स्पीड एंड ऑल क्या होता है। हाइपरसोनिक स्पीड रेफर्स, अभी बोला मैच 5.0 से ज्यादा स्पीड, मैच 5.0 से ज्यादा स्पीड, तो स्पीड ग्रेटर देन मैच 5.0। नेक्स्ट इज एमएसपी। अब हम बात करते हैं एमएसपी के बारे में। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच इज गिवन टू द फार्मर्स। क्यों, देखो अब होता क्या, जनरली जब फार्मर्स की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो फार्मर्स का बहुत बड़ा रोल होता है फूड स्कैरसिटी से फूड सिक्योरिटी की तरफ जाने के लिए। फार्मर्स क्रॉप, जो भी आपका फसल उगाते हैं है ना, कोई भी आपका क्रॉप प्रोडक्शन होता है, तो फार्मर्स के पास काफ़ी सारी एंजाइटी और अनसर्टेनिटी होती है अबाउट द लाइक कि वो क्रॉप तो उगा रहे हैं। मान लो अगर मैं बात करूं तो एमएसपी में क्या होता है कि अगर मान लो फार्मर क्रॉप उगाता है, तो कई बार क्या होता है कि क्रॉप उगाने के बाद हो सकता है कि फार्मर को मार्केट में सप्लाई डिमांड या काफ़ी सारी इशू की वजह से एक फेयर प्राइस ना मिले, जो भी मेहनत की है उस हिसाब से। तो उस वजह से क्या कर सकते हैं, फार्मर्स डिमोटिवेट हो सकते हैं कि हम फसल ना उगाएं, पर उससे फूड सिक्योरिटी कंसर्न होगा। इसीलिए एमएसपी इंश्योर करी जाती है कि आप उगाइए और आप मार्केट में ले जाइए। अगर आपको अपने जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा दाम मिल रहा है या आप सेटिस्फाइड है तो ठीक है, अच्छी बात है, वहीं बेच दीजिए। अगर नहीं होता है तो आप हमारे पास आइए और हम आपको इतना मिनिमम तो चाहिए, देंगे ही देंगे, कि मतलब आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप कहीं नहीं बेच पाते तो हमारे पास आइए, हम आपको इतना मिनिमम प्राइस तो देंगे ही देंगे इस फसल के लिए, है ना। और अब तो इसमें और भी मैकेनिज्म होते हैं जहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप बेच दो, लॉस पे बेच दो, जितना लॉस होगा आपके एमएसपी से रिलेटेड, एमएसपी से जितने कम पे बेचोगे उतना लॉस हम आपको रिफंड करवा देंगे, वैसा कुछ है ना। अब तो ये सिस्टम भी होता है इसमें, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एमएसपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एमएसपी जो है काफ़ी सारी क्रॉप्स के लिए अलग अलग तरह से वेरी करता है। ऑब्वियसली कई सारी क्रॉप्स होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्रॉप की सीजन पे डिपेंड करता है कि क्रॉप का लॉस कैसा हो सकता है, क्रॉप किस तरह से बिक सकती है, ये सारी चीज़ें है ना। और क्रॉप के टाइप पे भी डिपेंड करता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ये सब। तो इसीलिए एमएसपी वेरी करती है। एमएसपी के प्राइसेस को रिकमेंड कौन करता है, मैं आपको एक बार पहले ही बता चुका हूँ इसी सीरीज में, सीएसीपी है ना, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की जो आपका कमीशन होती है, ये आपका सिर्फ क्या करता है, आपका रिकमेंड करता है। फिर ठीक है, मतलब ये प्राइसेस रिकमेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द आपका A2+FL, ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको, है ना। उसके बाद फाइनली इसको डिक्लेयर कौन करता है, अनाउंस कौन करता है इस पे, मतलब फाइनल डिसीजन लेता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एमएसपी साल में कितनी बार अनाउंस होती है, 2 बार, 2 क्रॉपिंग सीजन के लिए, रबी एंड खरीफ। खरीफ आपको पता होगा मानसून सीजन, रबी आपका विंटर सीजन, है ना। ये आपको पता होगा, ये सारी बेसिक चीजें है ना, बेसिक ज्योग्राफी। अब मैं आपसे बात करूं तो एक और चीज होती है एफआरपी। एफआरपी इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये आपका एमएसपी की तरह ही है, लेकिन ये किसके लिए, एक स्पेसिफिक फसल शुगर केन के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट पे नहीं होता, ये होता है शुगर मिल्स पे। किस पे, शुगर मिल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो गवर्नमेंट देती है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, शुगर मिल्स। शुगर मिल्स को एफआरपी प्राइस पे, जब वो शुगर केन खरीदते हैं तो इतना प्राइस उनको देना है फार्मर्स को, है ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पे तो गवर्नमेंट है ना, तो यहाँ पे लीगली बाइंडिंग नहीं होता, एमएसपी इज नॉट लीगली बाइंडिंग, है ना, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट दे ही दे।
लेकिन यहाँ पे क्या है, शुगर मिल्स जो है उन पे लीगली बाइंडिंग है। मतलब ये आपको बेसिक से डिफरेंस पता होना चाहिए कि एफआरपी इज लीगली बाइंडिंग है ना। शुगर मिल्स जब वो शुगर केन खरीदते हैं तो 14 दिन के अंदर अंदर उनको एफआरपी पे जो प्राइस डिसाइडेड होता है वो आपको पेमेंट करनी पड़ती है, अदरवाइज उन पे पेनल्टी लगती है अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट तो इसमें हम एमसीक्यू देखते हैं। सीएसीपी रिकमेंड्स एमएसपी, बिल्कुल सही। एमएसपी इज लीगली बाइंडिंग, गलत है ना। एफआरपी फॉर शुगर, ठीक है, शुगर केन के लिए बिल्कुल सही है ना। तो 1 and 3 ओनली, ठीक है, तो 1 and 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2025। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन रिलीज करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना। ये रिलीज करते हैं। इसमें 6 इंडिकेटर होते हैं, 6 के इंडिकेटर, जिसमें जीडीपी ये सब चीज़ें हैं ना, हेल्थ एंड ऑल। तो इसमें क्या है कि ये असेस करते हैं कि आपका वेलबींग कैसा है ऑल अलोंग लाइक नेशंस में, फिर उस हिसाब से रैंकिंग होती है। तो इसमें इंडिया का रैंक 118 है अभी के टाइम पे, पाकिस्तान का 109 और नेपाल का 92, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है कि पाकिस्तान जैसा देश हमारे से अच्छी रैंकिंग अगर इसकी है इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो हैप्पीनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है फिर। मतलब हम बात करते हैं जीडीपी की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, तो पाकिस्तान में अगर हैप्पीनेस 109 इंडेक्स पर, नेपाल में 92, तो क्या एक्चुअल में पैसा इतना मैटर करता है? नहीं करता। ये सारी चीज़ें आप मतलब अगर मैं फिलोसफिकल एस्पेक्ट की बात करूँ, बट ठीक है, मूव ऑन टू आर क्वेश्चन। तो सिंपल सा एसडीएसएन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडियाज रैंकिंग, है ना, डायरेक्ट पता होना चाहिए, 118, ठीक है, 118। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर कहीं पे होना है, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो उससे पहले वहाँ पे देखा जाता है, एक डिटेल्ड असेसमेंट की जाती है कि कैसे वो प्रोजेक्ट जो है वहाँ के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, है ना। तो फिर देखा जाता है कि कैसे हम एक बैलेंस बैठाएं डेवलपमेंट और आपका एनवायरनमेंट, जो आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, कि डेवलपमेंट भी हो साथ ही साथ एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। तो मतलब एक सस्टेनेबल सा बैलेंस बिठाएं। लेकिन ईआईए क्या कोई मतलब इसकी कोई लीगल बैकिंग है? बिल्कुल इसकी लीगल बैकिंग है। इट इज़ लीगली बैक्ड बाय एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, है ना। तो मतलब इट इज़ लीगली लाइक बैक्ड बाय द, इसका लीगल बेसिस इस एक्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट इज पीएम फसल बीमा योजना, सबको पता होगा, इट इज अ क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, इट इज अ क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस कैसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, इसमें क्या है कि क्रॉप इंश्योरेंस में क्या होता है कि फार्मर का जो आपका, अगर मैं बात करूं, क्रॉप इंश्योरेंस दी जाती है। इट इज अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फ्रॉम सोइंग से पहले से लेके टू पोस्ट हार्वेस्ट, फ्रॉम प्री सोइंग, तो फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड तक आपका क्रॉप इंश्योरेंस, जो भी आपका लॉसेज होते हैं उनको कवर किया जाता है। फिर उसमें कंडीशंस होती हैं किस किस टाइप के लॉसेज, फिर उसमें प्रीमियम कैसे कैसे देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, आपको पढ़ा होगा बेसिक इकोनॉमी में, ठीक है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। और इसमें क्या है, फिर आपका प्रीमियम वेरी करता है एज पर क्रॉप सीजन एंड क्रॉप टाइप, कि जैसे रबी क्रॉप हो गया, फिर खरीफ क्रॉप हो गया, उनके लिए प्रीमियम अलग अलग होता है। प्रीमियम जो पे करते हैं फार्मर, और उसमें फिर गवर्नमेंट भी पे करती है, मतलब वो आपको सारा चीज़ें पता होंगी। क्रॉप टाइप मतलब कि जैसे आपकी कमर्शियल क्रॉप होती है, फिर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप होती है, उनके लिए वेरी करता है, जैसे 5-5% पे, है ना। इसमें 1.5-2% होता है आपका खरीफ और रबी में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें क्या सिर्फ क्रॉप्स मतलब जो फूड क्रॉप्स है वही कवर होती है? बिल्कुल नहीं, इसमें ऑयल सीड्स और आपका ये सारे कमर्शियल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ये सारी कवर होती हैं, ठीक है। मतलब जिस भी टाइप का ये आपका क्रॉप प्रोड्यूस करी जाती है वो सारा कुछ, है ना। फूड क्रॉप्स लाइक अगर मान लो सीरियल की बात करूँ, मिलेट्स की बात करूँ, पल्सेस की बात करूँ, है ना। नेक्स्ट इज कि इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब इसमें अभी रिसेंटली जो पीएम फसल बीमा योजना में है, इसमें 2-3 कंडीशंस और डाली गई हैं, 1-2 कंडीशन, जिसमें आपका लॉसेस को कवर किया जाएगा। मतलब इसको और ज़्यादा ब्रॉडन किया गया है कि हाँ, मतलब इस कंडीशन में भी। तो इसमें एक है कि अगर आपका लॉस होता है अटैक बाय वाइल्ड एनिमल्स, तो उसको भी अब इंक्लूड किया गया है कि उसको भी कवर किया जाएगा, ठीक है। और ऑल्सो पैडी इनंडेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फ्लडिंग हो जाती है ना फील्ड की, काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग, उसकी वजह से अगर क्रॉप इनंडेशन मतलब कि वाटर फ्लडिंग जो हो जाएगी, उसकी वजह से पैडी जो है, अगर आपका
क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसमें सारा आपका मतलब ये भी एक कंडीशन इंक्लूड करी गई है, दो नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो लॉसेज हैं, जैसे मान लो अटैक बाय वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल जो है ये टर्म, इसको कौन डिफाइन करेगा? तो स्टेट्स नोटिफाई करेंगे कि कौन कौन से वाइल्ड एनिमल हैं, स्टेट्स विल नोटिफाई दिस थिंग, है ना। और दूसरी बात है कि स्टेट्स ये लिस्ट के साथ साथ जो मतलब स्टेट्स एक तो लिस्ट नोटिफाई करेंगे वाइल्ड एनिमल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रॉप डैमेज के लिए, साथ ही साथ स्टेट्स का काम है कि वो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स की भी आइडेंटिफिकेशन करें एज पर द हिस्टोरिकल डेटा, कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं ड्यू टू अटैक बाई क्रॉप अटैक बाई वाइल्ड एनिमल्स, है ना। और दूसरी बात फार्मर्स के लिए क्या है, अगर उनका ऐसा कोई लॉस होता है ड्यू टू अटैक बाई वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल, है ना, तो उनको क्या करना है, उनको अपने लॉसेस जो है वो रिपोर्ट करने होते हैं विद इन 72 आवर्स। कितने? 3 डेज, विद इन 72 आवर्स रिपोर्ट करने होते हैं थ्रू द क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, जिसमें वो फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं। और फोटोग्राफ्स नॉर्मल नहीं, वो जियो टैग्ड होनी चाहिए। जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स मतलब कि उसमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी दिखाएंगे एग्जैक्ट, है ना, तो उससे वेरिफिकेशन होता है कि मतलब आपका जो केस है दैट इज जेन्युइन, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपको बेसिक चीज़ें क्या पता होनी चाहिए, कब लॉन्च की गई थी स्कीम? 2016 में, ठीक है, 2016 में। और प्रीमियम आपका वेरी करता है। देखो, प्री में आपको डायरेक्ट कोई नहीं पूछता कि प्रीमियम कितना, बहुत कम चांसेस होते हैं, और आपको इतना नीडेड भी नहीं होता है, आपको पूरा एग्जाम नहीं कवर करना होता है। बट हाँ, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, अगर कुछ को यही ना पता हो, ऑप्शन ऐसा आ जाए मल्टीपल में कि इट इज़ अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और कुछ और आ जाए, तो ये 2016 में। उसके बाद आपका इसमें ऐसा हो सकता है कि प्रीमियम जो है वो सेम है, नहीं, वो वेरी करता है एज पर द क्रॉप टाइप एंड क्रॉपिंग सीजन, है ना। ये कवर क्या सिर्फ फूड क्रॉप्स को करता है? बिल्कुल नहीं, इट कवर्स फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स और एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल, ये सारी तो है ही, और साथ में कमर्शियल जो भी मैं अगर बात करूँ तो उन सबको। उसके बाद इसमें एक्सक्लूजन्स क्या क्या है? एक्सक्लूजन्स मतलब कि कहाँ पे ये इंश्योरेंस वैलिड नहीं होता है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लाइक जनरल डैमेज, लाइक वॉर हो जाए, न्यूक्लियर अटैक या कुछ ऐसा, न्यूक्लियर डैमेज हो जाए, अगर मलिशियस डैमेज हो जाए, खुद से करा हुआ, जैसे इंश्योरेंस के लिए अगर खुद से मलिशियस इंटेंट से अगर क्रॉप डैमेज किया जाए, ठीक है, और कोई ऐसा रिस्क हो जिसको प्रिवेंट करा जा सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज इंश्योरेंस मिलनी है तो उसको प्रिवेंट नहीं किया गया, तो प्रिवेंटेबल रिस्क हो, तो उस केस में भी आपका एक्सक्लूडेड होते हैं फ्रॉम द स्कीम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बिल्कुल सही, कवर्स द इंटायर फ्रॉम प्री, बिल्कुल सही, क्रॉप साइकिल पूरे के पूरे को कवर करता है, बीज बोने से पहले से लेके हार्वेस्टिंग, फसल कटने के बाद तक, मतलब कि उससे पहले देखो, बीज बोने से पहले भी काफी सारी प्रिपरेशन करी जाती है, चीजें खरीदी जाती हैं, हार्वेस्ट करने के बाद ये फसल को स्टोर करा जाता है, बेचा जाता है, तो पूरे टाइम तक ऐसा ना हो कि फसल जैसी कटी उस दिन बारिश होगी और पड़ी फसल जो बिकी नहीं वो बर्बाद होगी, तो ऐसा नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट तक भी और प्री सोइंग से लेके, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर यूनिफॉर्म फॉर ऑल, बिल्कुल गलत, अभी अभी बताया, क्रॉप के टाइप और क्रॉप के सीजन के हिसाब से चेंज होता है। लॉसेस फ्रॉम आर नाउ कवर्ड, बिल्कुल सही, नई नोटिफिकेशन में ये इंक्लूड करा गया है, तो 1, 2 एंड 4 ओनली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द न्यू नॉर्म्स अंडर द, हाँ, वाइल्ड एनिमल अटैक्स इंक्लूड दैट कवरेज ओनली फॉर नोटिफाइड, बिल्कुल स्टेट नोटिफाई करेगा कि ऐसे वाइल्ड एनिमल की लिस्ट स्टेट रिलीज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को जिनसे क्रॉप डैमेज होता है, फिर उनसे अगर होगा तो, है ना। नेक्स्ट इज फार्मर्स मस्ट रिपोर्ट लॉस विद इन 72 आवर्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज जियो टैग फोटो, बिल्कुल सही, है ना, तो ऐप के थ्रू। सो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव, है ना, इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, तो सारे ऑप्शन सही हैं, है ना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट AMR, है ना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, आप जब भी बीमार होते हैं आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है, उनका काम क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक टाइप के आपका, अगर मैं माइक्रोब की बात करूं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजा, ये सब, उनके अगेंस्ट टैकल करना। अब होता क्या है, जब आप करते हैं मिसयूज या ओवर यूज ऑफ दीज, लाइक एंटी माइक्रोब्स, है ना, लाइक जो आपकी ये दवाइयाँ होती है, उससे क्या होता है कि बार बार उस चीज़ को खाने की वजह से क्या हो जाता है कि जो आपके ये सारे माइक्रोब्स हैं वो भी उस चीज़ की तरफ क्या हो जाते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं टाइम के साथ, ड्यू टू म्यूटेशन, जैसे इवोल्यूशन होता है ना, इवोल्यूशन में क्या होता है कि आप हार्श कंडीशन के साथ एक टाइम के बाद आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है, वैसे इनकी बॉडी भी अडेप्ट कर जाती है, इनका जो भी आपका अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह से चेंज हो जाता है, जेनेटिक, है ना। और रैंडम म्यूटेशन भी हो जाती है कई बार रैंडम म्यूटेशन भी हो जाती है, ये सारा फिर बहुत डीप में बायोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब आप
देखो, जब आप ड्रग ओवर यूज करते हो तो आप क्या करते हैं कि आप ट्रेन कर देते हैं एक तरह से इन माइक्रोब्स को, कि अब उनको आदत हो जाती है कि इतना है तो उस हिसाब से वो अडेप्ट कर जाएंगे। फिर क्या होगा, या तो आपको डोज बढ़ाना पड़ता है, एक सॉल्यूशन होता है डोज बढ़ाना पड़ता है, या तो आपको दवाई चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, डोज बढ़ाना इज रिस्की, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो है नहीं कि चलते फिरते आप डोज बढ़ा देंगे, है ना। उसके आपका फिजिकल इम्प्लीकेशन भी होते हैं बॉडी पे, ये सारी चीजें। तो एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, इज प्राइमरली कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, ओवर यूज। वैसे तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऑप्शन सारे ही सही है, लेकिन अगर प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी कॉज तो ह्यूमन कॉज ही है, दैट इज ओवर यूज और मिस यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। ऐसा नहीं है, लैक ऑफ सैनिटेशन से भी हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज से भी हो सकता है। तो सारे ऑप्शन सही है, लेकिन दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, बिकॉज अगर मैं बात करूं प्राइमरी कॉज, तो अगर आप ओवर यूज ना करें तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि एएमआर आप में डेवलप हो, है ना। नेक्स्ट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर हम बात करें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कॉम्पोजिशन की, तो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 को हम बोलते हैं P5 मेंबर्स, परमानेंट 5, प्लस 10 जो आपका 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 10 मेंबर्स। नेक्स्ट P5 में कौन कौन आता है आपको पता होगा, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, है ना। इनके पास क्या है, वीटो पावर भी है। ठीक है, और ये 10 जो है बाकी के, ये 2-2 साल के लिए यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इनको इलेक्ट करता है 2-2 साल के टर्म के लिए, 10-10 मेंबर्स, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इतने मेंबर्स होते हैं, 15। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वीटो होता क्या, वीटो कुछ नहीं होता। देखो, अगर मान लो किसी चीज पे वोटिंग हो रही है यूएनएससी में, अब होता क्या है कि सारे वोट कर दें, लेकिन अगर इन P5 में से एक भी अपनी वीटो पावर का यूज कर दे तो मेजॉरिटी नहीं देखी जाती, सीधे वो जो भी चीज है वो आपका पास नहीं होगा, है ना। तो यूएनएससी हैज 5 परमानेंट मेंबर्स विद वीटो पावर, बिल्कुल सही। नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 years बाय यूएनजीए, बिल्कुल सही। टोटल मेंबर ऑफ दिस यूएनएससी आर 20, नहीं 15, कितने 15, तो ये गलत हो गया, तो 1 and 2 ओनली, है ना। ए ऑप्शन, है ना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट ईआईए। अब देखो 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनकी एक नोटिफिकेशन में जो ईआईए है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की हमने जो बात की थी, विच हैज अ लीगल बेसिस अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, यह आया था 2006 में, जिसका लीगल बेसिस इसमें है। ठीक है, इसमें क्या नोटिफाई कर रहा था कि जो एलओसी एरिया होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, आपका एलओसी आपको पता होगा, ये सारी चीजें एलओसी, एलएसी, ये सारा मतलब आपने पढ़ा भी होगा। तो एलओसी एरिया के अराउंड 100 किलोमीटर का जो रीजन है, वहां पे ईआईए की नीड नहीं होगी। मतलब ऐसा कुछ नोटिफिकेशन डाला गया था कि आपका जो इन एरिया के अराउंड अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर एलओसी के, तो उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ना। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी रहती है, काफी सारी चीजें रहती है, बट आपको पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट्स विद इन हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम एलओसी, 100 किलोमीटर, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर प्री। नेक्स्ट इज एफआरपी, मैंने आपको बताया, देखो नाम अलग अलग है, बाकी चीजें सेम सेम ही है, कि प्राइस अश्योर कर रहे हैं, कि आप फार्मर्स को बोल रहे हैं कि इतना प्राइस तो हम आपको दे ही देंगे, तो उससे क्या होगा, फार्मर उस क्रॉप को उगाएंगे, बिकॉज उनको पता है कि कहीं नहीं बिकेगी तो हमसे सरकार खरीद लेगी, या तो शुगर केन की अगर बात करूँ तो शुगर मिल्स खरीद लेंगे और इतना प्राइस हमको दे देंगे। नेक्स्ट इज, बस ये पता होना चाहिए कि एमएसपी लीगली बाइंडिंग नहीं है, और ये लीगली बाइंडिंग होता है ऑन द शुगर मिल्स, 14 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है, अदरवाइज पेनल्टी लगती है अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, है ना। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं क्रॉप की, तो एमएसपी जरूरी क्यों है, देखो अगर हम डिस्कशन करें फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, तो एमएसपी जरूरी है। देखो, एमएसपी विल डिसाइड द क्रॉप पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी। अगर देखो सरकार चाहे, अगर सरकार को लगता है कि देखो आज के टाइम पे इशू क्या है कि आप क्या कर रहे हैं कि एमएसपी की वजह से क्या होता है, फार्मर्स सिर्फ उसी क्रॉप को उगाते हैं जिसपे उनको एमएसपी अच्छा खासा मिलता है। इससे क्या हो रहा है, क्रॉप डाइवर्सिटी जो है वो कम हो रही है, उससे क्या हो रहा है, मोनोक्रॉपिंग हो रही है, ये सारी चीजें। अगर मैं बात करूं एक ही टाइप की क्रॉप उगाई जा रही है, जिससे इशू हो सकते हैं काफी। अगर मैं बात करूं फूड सिक्योरिटी कंसर्न की बात करूं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करूं, है ना, और न्यूट्रिशनल अगर मैं बात करूं, जो बैलेंस होता है, डाइवर्सिटी होती है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं एक बड़े स्केल पे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सरकार चाहे तो एमएसपी वेरी करवा सकती है अपनी नीड के हिसाब से। होता क्या है, अगर सरकार को लगता है कि ये क्रॉप कम उगाई जा रही है तो सरकार उस पर एमएसपी बढ़ा दे, तो फार्मर्स मोटिवेट होंगे उसको उगाने में। तो एमएसपी का एक तरह से यूज किया जा सकता है लाइक टू प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिटी, है ना। लेकिन एमएसपी का यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी भी है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी सारे फार्मर्स जो है एक ही टाइप की क्रॉप पे फोकस कर रहे हैं, जिसका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ओवर प्रोडक्शन मतलब कि कंजम्पशन और
आपका इमरजेंसी स्टोरेज के बाद भी सरप्लस बच रहा है, जो जो वेस्ट हो जा रहा है, तो ठीक है, समझ आ, जैसे राइस हो गया, ये सारी चीजें, तो आपका FRP इज लीगली अप्लाई टू शुगर केन, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बिफोर एंडिंग द वीडियो आई विल जस्ट आस्क यू अ वेरी बेसिक थिंग। मैंने अभी बताया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसको SDSN इन कोलेब्रेशन विद वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिलीज करता है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 118। तो आपको वैसे ही पता होगा, इसमें फर्स्ट जो कंट्रीज आती हैं टॉप पे, दैट आर नॉर्डिक कंट्रीज, दैट आर नॉर्डिक कंट्रीज। तो मुझे आप बताइए कोई 3 नॉर्डिक कंट्रीज के नाम, कोई 3 नॉर्डिक कंट्रीज के नाम, एक्सेप्ट एक मैं बता देता हूँ, स्वीडन। ठीक है, तो that's all for the day. I hope you like the video. If you like the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to the channel. It will just keep me motivated to make these videos daily. And I will see you all in the next lecture. Thank you again.